आज हम 8वीं कक्षा हिंदी प्रथम भाषा के पहला पाठ बरसते बदल के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। उसी पाठ के उसी कविता के बरसते बदल कविता के 2 चरण अभी बाकी है। उन 2 चरणों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के सर, रोम सिहर उठते छूते भी भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते भी भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावलित, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावलित। पकड़वार की धार झोलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि सुमित्रानंद पंत जी ने इस कविता में इस तरह से बताया गया है कि रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। यहाँ पर बरसात के बूंदों की आवाज़ के बारे में बताया जा रहा है। बरसात के बूंद किस तरह से धरती पर आ रहे हैं, रिमझिम रिमझिम आवाज़ करते हुए वह बूंदे स्वर आवाज़ करते हुए नीचे गिर रहे हैं। जब बरसात की बूंद मनुष्य के त्वचा यानी शरीर के त्वचा के ऊपर गिरते हैं तो वो जो शरीर के ऊपर के बाल होते हैं, रोम कहते हैं उसे, रोम सिहर उठते हैं। यानी मन के अंदर और शरीर के त्वचा के ऊपर जैसा कि वो बरसात की बूंद गिरती है तो मन और शरीर पुलकित होकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, इसका अर्थात यह है कि लगातार बारिश होने से धरती पूरी हरियाली हो जाती है। हर एक रज के कण कण में यानी धूल के हर एक कण और घास भी पुलकित होती है। इस तरह से कभी यहाँ पर बरसात के बूंदों के कारण धरती पर होने वाली हरियाली के बारे में बताया गया है। नीचे के 4 पंक्तियों में देखिए बच्चों, इसमें कवि का मन क्या कर रहा है। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, कवि का मन कह रहा है कि वो जो लगातार धाराओं पर जो धाराएं धरती पर झर रही है, उन धाराओं को पकड़कर कवि का मन झूलने को कर रहा है। और कवि ये भी कह रहे हैं कि सब आओ रे और मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। यानी वर्षा के समय जब सावन के ऋतु के गीत गाते हैं तो बहुत ही आनंद प्रतीत होता है। और इंद्रधनुष के कवि का मन और क्या करने को कहता है। इंद्रधनुष के झूले में झूले सब जन, इंद्रधनुष का अर्थ 7 रंगों का समूह को इंद्रधनुष कहते हैं। यह इंद्रधनुष कब आता है आपको पता है ना बच्चों? ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी। जब बरसात होती है, बरसात रुकने के बाद तुरंत धूप निकलता है तो उस समय में आसमान में 7 रंगों का अर्धचंद्राकार गोला में दिखाई देता है तो उसे इंद्रधनुष कहते हैं। उस कवि का मन कह रहा है कि उस इंद्रधनुष के झूले में झूलने को कवि का मन कह रहा है। और कवि ये भी चाहते हैं कि इस तरह का सावन का ऋतु यानी वर्षा ऋतु हमारे जीवन में बार बार आए। मन भावन, मन को लुभाने वाले, मन को हर्षित करने वाले यह ऋतु हमारे जीवन में बार बार आने कवि का मन चाहता है। पहले के 4 पंक्तियों में कवि धरती की हरियाली के बारे में बताया गया है और नीचे के 4 पंक्तियों में कवि का मन क्या कहते हैं उसके बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको ये भाव समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, इस पाठ में से आप अर्थग्राह्यता प्रति सुनिए, बोलिए और पढ़िएगा। आप खुद समझ के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को लिखे का प्रश्न आपको कक्षा कार्य में लिखना चाहिए, और यहाँ पर देखिए बच्चों, तत्सम तद्भव के बारे में भी बताया गया है।
तद्भव यानी हिंदी के शब्दों जो तत्सम संस्कृत है, संस्कृत के रूपांतरित होकर संस्कृत शब्दों का परिवर्तन हिंदी में होकर जहाँ कहा जाता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि श्रावण संस्कृत शब्द है, श्रावण का तद्भव रूप है सावन। उसी तरह से स्वप्न, स्वप्न का तद्भव रूप सपना। और इसी पंक्तियों में, यहाँ की पंक्तियों में कहा गया है कि भिन्नार्थ यानी एक शब्द का दूसरा अर्थ भी रहता है। जैसा कि पर है, पर का पंख और परंतु है। दूसरा कर है, हाथ और किरण। दूसरा अपने पाठ में आया गया है घन, घन का अर्थ भी होता है एक बादल, और उसी को घना कहा गया तो ज्यादा अधिक बोल के कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भाषा की बात में देखेंगे तो धारा यहाँ पर देखिए बच्चों, भाषा की बात में धाराओं पर धाराएं झड़ती धरती पर, धारा और धाराओं के, धारा धाराएं और धाराओं पर, इन रेखांकित शब्दों के बीच का अंतर बताने के लिए पूछ रहे हैं। धाराएं और धाराओं पर, धारा तो हमको पता है एक वचन है, धाराएं बहुवचन है। धाराओं पर ये कहा जाता है किसे, तिर्यक बहुवचन, यानी अर्थात जब धाराएं बहुवचन के साथ कारक चिन्ह जुड़ते हैं तो वह होता है तिर्यक बहुवचन। ये धाराएं और धाराओं पर यही अंतर है, ये बहुवचन है, ये तिर्यक बहुवचन है। इसके साथ ये बहुवचन के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं जुड़ा है, इस बहुवचन के साथ कारक चिन्ह जुड़ गया है। और इस नीचे का भी देखिए, इंद्रधनुष के झूले में विसर्जन, एक झूला होता है संज्ञा और दूसरा झूले है क्रिया। अब देखिए बच्चों, इस कविता में हमने तुकबंदी शब्द हर चरण के हर पंक्ति के अंतिम शब्द जो होता है, सावन के, छन के, धन के, पहला चरण में इस तरह के 4 शब्दों को तुकबंदी कहते हैं। उसी तरह से दूसरे चरण में झंझन, गण, क्रंदन, गर्जन, ये भी तुकबंदी है। तीसरा चरण में स्वर, अंतर, पर, थर, ये 4 शब्दों को तुकबंदी शब्द कहते हैं। और चौथा चरण में मन, सावन, जन, मन, भावन, ये 4 शब्दों को, ये पूरे कविता के 4 चरणों के 4 अंतिम पंक्तियों के उसके तुकबंदी शब्द इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर तुकबंदी का अर्थ होता है राइमिंग वर्ड्स तुम्हारे इंग्लिश में, और दूसरा है ध्वन्यात्मक शब्द। मैं आपको कविता पढ़ाते समय आपको बता चुकी हूँ कि ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं, यानी ध्वनि का बोध कराने वाले शब्द। झमझम, झमझम, छमछम, चमचम और थमथम, ये ध्वन्यात्मक होते हैं। और पुनरुक्ति तो आपको पता है, जैसा कि तृण, तृण, कण, कण आदि आप लोगों को पता है। अब देखिए बच्चों, इसमें लिखिए के प्रश्न आप पाठ में आपके कक्षा कार्य में लिखने की प्रयास करिए। लिखिए के प्रश्न के अलावा आप भाषा की बात और पूरे शब्दों का वो लिखिए। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई सृजनात्मक अभिव्यक्ति यानी कक्षा पुस्तक समीक्षा और परियोजना कार्य समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पुस्तक छात्र, यह देखिए पहला पाठ एक्टिविटी पुस्तक में छात्र का परिचय लिखना है, बाद में रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन, पुस्तक पठन समीक्षा, ये पूरा पुस्तक का वो दिया गया बेटा विवरण। और उद्देश्य आप यहाँ पर जो दिया गया है वही लिखेंगे, उद्देश्य को बदलेंगे नहीं आप लोग, बाकी का पूरे आपको बदलना है, सिर्फ उद्देश्य वही लिखेंगे। और तीसरा प्राभाविक प्रसंग, प्राभाविक प्रसंग आप अपने मन से लिखेंगे, इसमें आपको क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भी उसका कारण बताते हुए आप यहाँ पर प्राभाविक प्रसंग में उसका विवरण देंगे। कहानी की सीख, कहानी की सीख हमेशा कहानी की सीख को कहानी के ऊपर आधारित होकर लिखना पड़ता है बेटा। आप पूरा कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता है, उसको कहानी की सीख लिखेंगे, भाषा शैली और दिनांक। ये हो गया है समीक्षा के विवरण। और प्रोजेक्ट वर्क जब करते हैं तो आप रचनात्मक मूल्यांकन, फिर प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य का विषय, जो विषय आपको दिया गया है, यानी ऋतु चक्र में बरसात की क्या भूमिका होती है, ये है ना आपका परियोजना कार्य का विषय। तो इस विषय को लेकर आप 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए और हर ऋतु में बादलों का क्या भूमिका होती है उसके बारे में आप विवरण के साथ लिखेंगे। कोई चित्र जीरोक्स निकालकर लगाने की आवश्यकता नहीं है,
अगर आप स्वयं कुछ चित्र उतार सकते हैं तो उतार लीजिए। और 4 साइड जो चारों तरफ आप लोग डिज़ाइन जो करते हैं वो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया परियोजना कार्य का। और परियोजना कार्य से आपको क्या सीख मिला है वो भी लिखेंगे। और रचनात्मक पुस्तक पठन, प्रतिवेदन और परियोजना कार्य दोनों का मिलाकर प्रस्तुतिकरण एक ही जगह पर आपको अंत में लिखना पड़ेगा। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का पूरा आपको कक्षा कार्य के पाठ्य पुस्तक के पीछे जो कुछ भी दिया गया है उसको आप अपने कक्षा कार्य के पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।